Good morning students. Welcome back to social science class. आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 8 में आपने किया था मॉडर्न पीरियड. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. चैप्टर जो आपने क्लास 6 में किया वो आपने की थी एंशियंट हिस्ट्री. क्लास 7th में आपने की मेडिवल हिस्ट्री और क्लास 8th में आप करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. और आपने चैप्टर 8 कर लिया है, उसमें मॉडर्न पीरियड में क्या क्या आएगा और क्या क्या हुआ सारा बता रखा है उसके अंदर. और मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, क्या सोर्सेज हैं मॉडर्न पीरियड की इंफॉर्मेशन के बारे में, वो आपने किया था ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद आपने बुक्स, लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस, न्यूज़पेपर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनेट ऑफ डाटाबेसेस, ऑल बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल. ठीक है बच्चे, ये आपने किया था. और अब हम चैप्टर 9 में करेंगे कि इंडिया के ऊपर कंपनी रूल कैसे आया, यानी कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, उन्होंने यहाँ पर अपना जो रूल कैसे एस्टेब्लिश किया. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया. क्लियर? तो आपने ध्यान से पढ़ना है बेटे इस चैप्टर को. ठीक है, आप अपना बुक खोलिए, पेज नंबर 101. सबसे पहले देखिए वास्को डी गामा जो है 1498 में इंडिया में कालीकट जो है जगह पर आया. तो उस समय जो है हमारे इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन ईरा की शुरुआत हुई, यानी कि यूरोपियन जो है वो इस 1498 में आए. वास्को डी गामा जब कालीकट में आया, लैंड किया उसने कालीकट. बाय द 16th century द पोर्तुगीज हैड एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा. और 16th century में पोर्तुगीज ने अपनी कॉलोनी बना ली. कहाँ? गोवा में. इन द नेक्स्ट सेंचुरी, अगले 100 सालों में, सेंचुरी मीन्स 100 years, इन द नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया बिकेम a popular destination for a large number of European traders, adventurers and missionaries from England, Spain, France, Holland, etc. और अगले 100 सालों में जो हमारा इंडिया है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया. किसके लिए? बहुत जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, एडवेंचरर्स थे, मिशनरीज थे, जो कहाँ से आए थे? कोई इंग्लैंड से, कोई स्पेन से, कोई फ्रांस से और कोई हॉलैंड से. ठीक है, एक हमारा जो इंडिया है उनको पता चल गया कि इंडिया भी कोई है. पहले किसी को पता ही नहीं था. जब वास्को डी गामा आया तब पता चला कि इंडिया भी एक है, कंट्री है, जिसको हम सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था हमारा देश. The age of imperialism in India began with the weakening and eventually the disintegration of the Mughal Empire. हमारे इंडिया में इम्पेरियलिज्म क्या होता है कि जब दूसरे किसी देश के अंडर में हम आ जाते हैं. हमारे इंडिया की इम्पेरियलिज्म की शुरुआत कब हुई? जब मुग़ल एम्पायर जो थे, जो हमारी सेंट्रल रूलर थे, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी मुग़ल एम्पायर, वो क्या हो गए थे? वीक हो गए थे. ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन यानी कि बिखर गए थे. द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द emergence of many independent states that revolted against the weak successor of the औरंगजेब. सेंट्रल अथॉरिटी में कौन थे? औरंगजेब. औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो क्या हो गए? उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और वो रिवोल्टी हो गई जो उसके औरंगजेब के बाद वीक सक्सेसर आए. ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी में आए तो सही मुग़ल एम्पायर और औरंगजेब के बाद, लेकिन सारे वो क्या थे? वीक थे. अब इंडिपेंडेंट घोषित किया. दे वर द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर. ठीक है, द 6
Marathas, Jats and Rajput also set up their own kingdom. तो सिक्स मराठा जाट और राजपूतों ने भी अपना जो है किंगडम जो है अपना सेटअप कर लिया. Hence the stage was set for Europeans to take advantage of this situation. तो इस स्टेज का जो यहाँ पर हमारे यहाँ कंडीशन हो गई थी, तो इसका फ़ायदा उठाया किसने? यूरोपियंस ने, और हमारे यहाँ वो सेट हो गए. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया? ट्रेडिंग कंपनीज जो है शुरू की अपनी ट्रेडिंग कंपनीज. मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. जो मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ बनाए? कोस्टल एरियाज़, जो समुद्र के नज़दीक, क्योंकि शिप से जो है सारा काम होता था, शिप से जो है सामान वगैरह जाता था. द ट्रेडिंग सेंटर्स वर called factories, the places where factors और officials वर्क. उनको ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या बोलते थे? फैक्ट्रीज बोलते थे, जहाँ पर ऑफिसर जो है बैठते थे और काम करते थे. सम ऑफ द फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड एज अ सेफ गार्ड फ्रॉम द राइवल ट्रेडिंग कंपनीज. तो जो मोस्टली जो फैक्ट्रीज थी वो क्या कर दी गई? जो फोर्टिफाइड मीन्स उनको किलेबंदी करना. किससे बचाने के लिए? अंदर बहुत बड़ी आगे दीवार बना देना, जैसे किला बनता है ना, अंदर तो फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई, और ट्रेडिंग जो है अपनी कंपनीज हो गई, और बाहर जो है बहुत बड़ी दीवार बनाना, किलेबंदी कर देना. वो किस लिए करते थे? कि जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनी है, राइवल जो प्रतिद्वंदी हैं, उनसे जो है सेफ रहा जा सके. वो लोग क्या करते थे? यहाँ से स्पीसीज खरीदते थे, कॉटन टेक्सटाइल खरीदते थे, इंडिगो खरीदते थे, एंड साल्ट पेटर जो रॉ मटेरियल जो गन पाउडर में यूज़ होता था वो खरीदते थे. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते रेटों में खरीदते थे. इंडिया से चीप रेट पर लेते थे, और उनको हाई रेट पर कई गुना जो रेट बढ़ाकर यूरोप और अमेरिका में बेचते थे. द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू अ कंपटीशन अमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज. जो ये प्रॉफिट था, जो बहुत ज़्यादा वो कमाते थे, इससे क्या हुआ? जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनमें क्या हो गया? कंपटीशन हो गया. हर एक को होता है ना बेटा कमाने का, कि हम प्रॉफिट कमाएं. तो हर एक जो है ट्रेडिंग कंपनी जो थी कंपटीशन में लग गई, जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए. इवेंटुअली द अदर ट्रेडिंग कंपनीज had to bow out to the English and the French companies who remained the main rivals in India. फाइनली क्या हुआ? बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, लेकिन फाइनली जो है दो मेन कंपनी रह गई, बाकी सबको क्या है जाना पड़ा यहाँ से. फ्रेंच और इंग्लिश दो मेन कंपनी जो है यहाँ पर इंडिया में रह गई, जो मेन जो है राइवल्स का काम किया इन्होंने. आपस में इनके जो है लड़ाई भी हुई. ठीक है. सबसे पहले हमारे यहाँ कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी. द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज नॉट विटनेस्ड अ मोर अमेजिंग स्टोरी देन दैट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कोई अमेजिंग स्टोरी नहीं है जो इंडिया में है. इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, वर्ल्ड के अंदर ऐसी हिस्ट्री नहीं है अमेजिंग. इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिलाइबरेट एफर्ट बट अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स दैट फाइनली लेड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये जो था मतलब एक सोचा समझा एफर्ट नहीं था कि हमने यहाँ पर रूल करना है, लेकिन कुछ ऐसे सीरीज ऑफ एपिसोड बनते गए, ऐसी घटनाएं घटती गई कि फाइनली जो है इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल डोमिनेंस को अपने हाथों में ले लिया. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ बनाया? सूरत. और 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स कहाँ पर? बंगाल में फोर्ट विलियम,
फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड बॉम्बे कास्टर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दे एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द लोकल प्रिंसेस टू फर्दर देयर प्रॉफिट। अब उन्होंने क्या किया, जो लोकल राजा लोग थे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए कि वो आगे जो है अपना प्रॉफिट कमा सके। द इंडियन रूलर साइंड alliances to secure the help of the English military to settle their internal rivalries। तो अब क्या था, जो इंडियन रूलर्स थे ना, जो छोटे छोटे राजा थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे। और अब क्या किया उन्होंने, अब राजाओं ने अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या कर ली, संधि कर ली, फ्रेंडशिप कर ली कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे हेल्प ले लेंगे। कौन सी, मिलिट्री हेल्प। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संधि कर ली। और टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और इस चीज़ का फ़ायदा किन्होंने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। उनको लगा कि ये लोग तो लड़ ही रहे हैं आपस में और हमारे से हेल्प ले रहे हैं। अब उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक दूसरे राजा के अगेंस्ट उनको भड़काकर, ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और क्या रिजल्ट हुआ, जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो इंडियन राजा थे, वो इंग्लिश के ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली बन गए। ठीक है, ब्रिटिश के हाथों की क्या बन गए, कठपुतली बन गए। अब देखिए, डू यू नो के अंदर देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी enjoyed a privileged position with the English government and was granted special rights like trade monopolies and tax exemptions, causing resentment among its competitors। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी इंडिया के अंदर, उसको स्पेशल सुविधाएं दी गई थी इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, उनको जो थे उनको मोनोपोली दे दी थी कि यहाँ पर जो व्यापार है वो यहीं कर सकते हैं। उनको स्पेशल जो राइट्स दिए गए थे। उनको टैक्स में भी क्या था, एग्जम्पशन थी। और इससे क्या हुआ, जो दूसरे कंपिटिटर्स थे उनमें गुस्सा भी फैल गया। कोजिंग रिसेंटमेंट मीन्स गुस्सा अमंग इट्स कंपिटिटर्स। हाउ कुड अ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पीरियल पावर। देखिए, एक जो ट्रेडिंग कंपनी है तो वो कैसे एकदम से इम्पीरियल पावर बन सकती है। इसका क्या आंसर है, रियल आंसर जो है वो ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे बनी, वो अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी। किससे, दूसरे यूरोपियन ट्रेडर से। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। देखिए, द रियल आंसर इज दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन इम्पीरियल पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। इट बिगेन एज अ ट्रेडिंग कंपनी, took over political control and became the ruler of entire India. The aim of the company was to gain monopoly of the entire trade in the East। जो कंपनी का मेन एम क्या था, उनका मेन एम ये था कि सिर्फ हम व्यापार के अंदर जो है, ट्रेड के अंदर हमारी मोनोपोली हो जाए, हमारा ही एक अधिकार हो, हम ही सिर्फ व्यापार कर पाएँ। द कंपनी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट with other foreign traders and hence build up its own military and administrative departments। अब उसने क्या किया कि मेरा ही अधिकार हो, हमारी कंपनी का, तो उन्होंने दूसरे फॉरेन ट्रेडर से लड़ने के लिए, अगर दूसरी जो यूरोपियन कंपनी आती हैं तो उन्होंने अपनी मिलिट्री बना ली और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बना लिए। तो इट बिकेम such a strong force that it took over the governance of Bengal, Madras and Bombay। और धीरे धीरे ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि इन्होंने बंगाल, मद्रास जो चेन्नई है, बॉम्बे, मुंबई अपने हाथों में ले लिया, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अपने हाथों में ले लिया। ग्रेजुअली द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसफॉर्म इनटू एन
auxiliary government and military power that ended only in 1858। तो इनके हाथ में धीरे धीरे सारी पावर आ गई कंपनी के हाथ में, और मिलिट्री पावर भी इनके हाथ में आ गई क्योंकि इन्होंने मिलिट्री अपनी बना ली थी। लेकिन इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो कब ख़त्म हुआ? 1858 में। तब तक इनका ही रूल चलता रहा, जो आप आगे पढ़ेंगे कि 1858 में इनका रूल कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है, अब बाद में तो इसका ये आएगा कि इन्होंने कैसे जो है हमारे इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। बहुत सारे वॉर हुए, कर्नाटक वॉर हुई, मराठा वार हुआ। ठीक है, तो ये जो है आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्नाटक वॉर के बारे में। आपने यहीं तक पढ़ना है कि ये जो है ट्रेडिंग कंपनी कौन सी जो है, ट्रेडिंग कंपनी को क्या कहते हैं, और वो यहाँ से क्या क्या खरीदते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, और कहाँ बेचते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी प्रेसिडेंसी सेटलमेंट की। ठीक है, और कैसे जो है वो एम्पीरियल पावर बनी। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसको, चैप्टर को, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कर्नाटक वॉर्स। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।